नमस्ते बच्चों, मैं मुकेश चौहान आज फिर आपके सामने लेकर आया हूँ 12वीं कॉमर्स का एक प्रश्न जिसको जानकर हमें ये तय करना है कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है और व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है। हम कक्षा 11वीं से पढ़ते आ रहे हैं समष्टि व्यष्टि सूक्ष्म व्यापक, मगर आखिर समष्टि है क्या? देखा जाए तो ये इकोनॉमिकल शब्द है, इसकी व्याख्या कर पाना मुश्किल है क्योंकि इसकी व्याख्या पूरे विश्वव्यापी है, एक राष्ट्रीय स्तर की व्याख्या है। और राष्ट्रीय स्तर की व्याख्या को समझ पाना एक आसान काम नहीं होता है। फिर मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को समष्टि अर्थशास्त्र क्या है और उसकी विशेषताएं क्या होती है, जो कि बोर्ड की दृष्टि से एक 4 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपन समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न जो बनता है, एक प्रश्न में 2 प्रश्न जहां होते हैं जो जुड़े होते हैं एक ही टॉपिक के, वो 4 नंबर की सीरीज में आते हैं। जैसे कि प्रश्न हमारा है समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं या इसकी विशेषताएं बताइए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आशय से। किसी भी प्रश्न या किसी भी टॉपिक का जो शब्द होता है, जो नाम होता है, उसका अगर हमको अर्थ पता हो जाए तो आधा काम तो हमारा ऐसे हो जाता है। अभी भी संशय की स्थिति आप लोगों में दिखती है। क्लास में टीचर पढ़ा के चल जाता है, समझा चल जाता है, लेकिन हमारे माइंड में घूमता रहता है कि साला समष्टि है क्या और व्यष्टि है क्या। जब तक हम लोग व्यवहारिक रूप से इन शब्दों का अर्थ नहीं जानेंगे, इन शब्दों के अर्थ को नहीं पकड़ेंगे, तब तक हम लोग केवल रट्टा मारते रहेंगे, जो अभी तक करते आ रहे हैं। समष्टि अर्थशास्त्र ये वो ये बोल दिए, उसके बारे में 4-5 पंक्तियां या एक लेखक की उसकी परिभाषा हम लोग दे सकते हैं। ये रट्टा मारने से संभव हो सकता है। मेरा ये मानना है कि जब तक आप शब्द का अर्थ नहीं समझ पाएंगे या उस शब्द का क्या कहना है ये नहीं पता होगा, तब तक हम लोग इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। और रट्टा मारने की पद्धति हम जानते हैं कि एन वक्त पर एग्जाम में जब लिखते वक्त हैं उस समय भूल जाते हैं। मैं भी भूला हूं कई बार, लेकिन जब मुझे मालूम पड़ा कि रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, टॉपिक को समझना पड़ेगा, तब जाकर के मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को समझाने की कि किसी भी टॉपिक पार्ट का, इकाई का जो टॉपिक है, जो टॉपिक का नाम है, प्रश्न उससे बनता है। मुकेश चौहान कौन है बताइए, उसके बारे में क्या है टॉपिक, प्रश्न, लेकिन बताना किसके बारे में? उस व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है। तो ठीक इसी प्रकार से हमको जानना है कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। हमने इसकी रटी उठाई परिभाषा पढ़ रखी होगी, मैं आपको यहाँ पढ़ के सुना सकता हूँ, लेकिन हमें यह जानना है कि आखिर ये समष्टि नाम क्यों दिया गया है। इसका एक और नाम दिया गया है, वो है व्यापक। समष्टि को हम लोग एक नाम से जानते हैं व्यापक, और व्यापक का हम लोग अर्थ जानते हैं अगर तो उसको कहेंगे कि संपूर्ण क्षेत्र, एक बड़ा क्षेत्र जो क्या कहलाता है, व्यापक। तो ठीक है, कोशिश करते हैं अपन। यहाँ मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं इसके आशय के लिए, इसकी डेफिनेशन के लिए। सबसे पहला पॉइंट लिखा मैंने कुल उत्पादन, दूसरा है कुल विनियोग, तीसरा है कुल बचत, चौथा है कुल उपभोग। 4 पॉइंटों के आधार पर हम लोग तय कर सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपकी बुक में जो परिभाषाएं दे रखी है उसके अनुसार इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र एक इकाई का अध्ययन नहीं करती है, बल्कि इकाइयों के समूह का अध्ययन करती है। अब ये इकाई क्या है और इकाइयों का समूह क्या है, ये हम लोगों के लिए थोड़ी टेढ़ी खीर हो सकता है। ये परिभाषा की बात कर रहा हूं मैं, जो बुक में अवेलेबल है हमारे पास। फिर अगर दूसरी बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र एक परिवार, एक व्यक्ति, एक फर्म का अध्ययन नहीं करती, अपितु उनके समूहों का अध्ययन करती है। दूसरी डेफिनेशन, इसको भी क्या मानेंगे आप? अब एक परिवार क्या होगा, एक फर्म क्या होगी, एक इकाई क्या होगी, इन तमाम बातों को जानने के लिए हमें सीधा सीधा इन शब्दों का अर्थ जानना होगा या इन शब्दों के बारे में हमें जानना होगा, तब हम समझ पाएंगे। ये किताब की डेफिनेशन जो कह रही है कि समष्टि अर्थशास्त्र से तात्पर्य उन इकाइयों के समूह के अध्ययन से है जो कि राष्ट्रीय स्तर की होती है, विश्व स्तर की होती है। ये सामान्य सी परिभाषा है इसकी। तो देखते हैं, किताब के अनुसार एक परिभाषा और दे रखी है कि समष्टि अर्थशास्त्र एक व्यापक अर्थशास्त्र है जो एक
इकाई का अध्ययन ना करते हुए उन इकाइयों के या समस्त इकाइयों के या समग्र इकाइयों के अध्ययन करती है। जी हम इसको अर्थशास्त्र में कह सकते हैं। अब हमको जानना यह है कि ये समग्र क्या है, कुल क्या है, देखते हैं। सिर्फ हम अभी परिभाषा की बात कर रहे हैं। अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं या समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा बताइए। तो आशय के लिए मैं सबसे पहले ले रहा हूं आपके सामने कुल उत्पादन। अब कुल उत्पादन, यहां शब्द लग गया आगे कुल। हम लोग 10th तक मैथ्स पढ़ के आए हैं, अभी हम कॉमर्स वाले हैं। कुल का मतलब हम जानते हैं संपूर्ण या जितना भी है उसका कुल, समग्र। बात किसके लिए हो रही? उत्पादन के लिए। हम डेफिनेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं और डेफिनेशन हमारी है समष्टि अर्थशास्त्र की। आप लाइन पे रहना, मिस मत हो जाना। कुल उत्पादन शब्द से हम जानेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। अब कुल के बारे में बता रहा था आपको कि कुल का तात्पर्य होगा कि देश में जितना भी जिस तरीके से भी उत्पादन होता है, चाहे वस्तु का हो चाहे सेवा का हो, ये कहलाएगा आपका कुल उत्पादन। अब यहां भी एक संशय की बात आ जाती है आपके माइंड में, जो प्रॉपर्ली 11th क्लास से इको पढ़ रहा है उसके नहीं आएगी, लेकिन जो कंफ्यूजन में पढ़ता है, रट्टा मारता है, उसके दिमाग में बात आ जाती है। कुल उत्पादन देश के अंदर समस्त जो उत्पादन होता है वो कुल उत्पादन कहलाता है, चाहे उत्पादन वस्तुओं का हो या सेवाओं का हो। ठीक है। अब कुल उत्पादन किस में लिया गया? समष्टि अर्थशास्त्र में। अब थोड़ा सा इसका डिटेल जान लेते हैं हम लोग। देश की बात हो रही है, देश में पता नहीं सैकड़ों हजारों फैक्ट्रीज, कंपनी, फर्म हैं जो क्या करती है? वस्तुओं और सेवा का उत्पादन करती है। हम उन सबकी बात कर रहे हैं, हम उन सबकी बात कर रहे हैं जो वस्तुओं और सेवा का उत्पादन करती है। मतलब पूरे देश में जितनी भी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन होता है वो कुल उत्पादन कहलाता है। तो हम किसका अध्ययन करने जा रहे हैं? कुल उत्पादन का। जब हम कुल उत्पादन का अध्ययन करेंगे तो स्वतः ही हम लोग क्या कर रहे हैं? समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। इसी को हम व्यापक कहेंगे। व्यापक क्यों कहा? यहां देखिए, जोड़ के देखिए आप। व्यापक कुल उत्पादन, अगर हम देश के समस्त उत्पादन की बात कर रहे हैं तो वो कुल उत्पादन कहलाता है, जो कि एक बड़ा आरोप है। आपकी गली, आपका घर, आपके नगर में जो भी फैक्ट्री, कंपनी है, उसमें जो उत्पादन होता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपको वहां भी भेजा जाए कि आप कुल उत्पादन लेकर आइए वहां का, कि पर डे पर मंथ कितना उत्पादन होता है, तो वो भी एक थोड़ी टेढ़ी खीर हो जाएगी आपके लिए। लेकिन हम पूरे देश के उत्पादन की बात कर रहे हैं, मतलब समष्टि अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं। क्या सिद्ध होगा? आशय की बात कर रहे हैं अपन, टॉपिक वही है ना। समष्टि अर्थशास्त्र से तात्पर्य उस अर्थशास्त्र है जिसके अंतर्गत समस्त उत्पादन की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। अब अध्ययन कैसे किया जाएगा वो हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे, है ना। अध्ययन कैसे करेंगे, शब्द है ना अध्ययन डेफिनेशन में। तो अध्ययन कैसे करेंगे उत्पादन का? हमें प्रत्येक इकाई, प्रत्येक फर्म, प्रत्येक कंपनी, प्रत्येक उद्योग, जहां भी वस्तुओं का उत्पन्न होता है वहां का डाटा चाहिए कि पर डे, पर मंथ और पर ईयर कितना वहां पर उत्पादन होता है, उसको हम कहेंगे कुल उत्पादन। और हम डाटा कलेक्ट कर लेंगे, मतलब हमने क्या कर लिया? समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन कर लिया। दूसरा पॉइंट, कुल विनियोग। देश में, पूरे देश में उत्पादन प्रक्रिया पर कितना खर्च हो रहा है या कितना हम लोग विनियोग कर रहे हैं। इसके लिए एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, बहुत पुराना और बहुत ही प्रसिद्ध है। और मैं हमेशा बोलता हूं, हमारे घर में मम्मी जो खाना बनाती है, विनियोग करते हैं अपन। उसे पता है कि मेरे घर में कितने मेंबर्स हैं और कितने लोगों के लिए रोटियां बनानी है। लेकिन उसे पता है कि 4 मेंबर, 4 के लिए खाना बनाना है। लेकिन हम लोग 2 लोगों को और हमारे फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स या गेस्ट को लेकर आ गए, मम्मी के लिए दुविधा हो जाएगी, 2 लोगों के लिए और आटा लगाना पड़ेगा, मतलब विनियोग और बढ़ाना पड़ेगा। तो देश में कुल विनियोग जो होता है उसकी जानकारी या कुल विनियोग का अध्ययन क्या कहलाएगा? समष्टि अर्थशास्त्र। तीसरी बात करते हैं कुल उपभोग की। मैंने इसको नीचे लिख दिया, सेकंड नंबर पर है कुल उपभोग। पूरे संपूर्ण देश में राष्ट्रीय स्तर पर कुल कितना उपभोग होता है। अब उपभोग से तात्पर्य क्या है? यहां भी आप लोगों को लोचा है थोड़ा सा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उपभोग का मतलब जानते ही नहीं अभी तक, है ना। जबकि 11th क्लास में अर्थशास्त्र की शाखा है उपभोग, 5 शाखा है, 5 से नंबर फर्स्ट जो है उपभोग ही है। उपभोग के लिए उत्पादन किया जाता है।
और उपभोग के लिए उत्पन्न किया जाएगा तो सारी प्रोसेस अपना आप चालू हो जाएगी, और उसी को हम अर्थशास्त्र कहते हैं, अपन पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। तो अपन बात करते हैं कुल उपभोग। देश में कुल उत्पादन जो होता है उस उत्पादन का कुल उपभोग कितना होता है, या देश में अभी तक या पर डे पर मंथ पर ईयर कितना उपभोग हो रहा है, इसका अध्ययन करना ही समष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। क्लियर। फिर बात करते हैं कुल बचत की। अब जहां हम लोग उत्पादन कर रहे हैं वस्तु और सेवाओं का, काय के लिए, उपभोग के लिए कर रहे हैं। उत्पादन क्यों करेंगे, उत्पादन उपभोग के लिए करते हैं। तो उत्पादन की प्रक्रिया में, उपभोग की प्रक्रिया में इन दोनों के ऊपर क्या खर्च करना है, विनियोग कर रहे हैं, विनियोग कर रहे हैं। तो विनियोग करने के बाद सारा हिसाब किताब करने के बाद बचत जो होती है वो पूरे देश की कुल बचत कहलाती है। तो कुल बचत जो है, अगर हम कुल बचत का अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर, वो क्या कहलाएगी, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कहलाएगी। तो ये चार शब्द से हम लोग ये जान सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। डेफिनेशन में सिर्फ इतना कहा गया है, एक इकाई, एक फर्म, एक कंपनी, एक उद्योग का अध्ययन ना करते हुए इन सबके समग्र अध्ययन को समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन हमने पढ़ ली, लेकिन समझ में तो कुछ आया नहीं। वो कैसे आएगा, इन चीजों को द्वारा। तो ठीक है, हम लोगों ने देखा है समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं आपको कि समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है, नोट करना, समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो किसी एक इकाई का नहीं बल्कि सभी इकाइयों का समग्र या कुल अध्ययन करती है, वह समष्टि अर्थशास्त्र कहलाती है। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। प्रोफेसर गोल्डिंग ने क्या कहा इसके लिए, समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं किया जाता। प्रोफेसर गोल्डिंग का कहना है, ध्यान दें आप। अगर आप एग्जाम में डेफिनेशन लिख रहे हैं और राइटर का नाम भी साथ में लिख रहे हैं तो आपके फुल मार्क्स बनने की संभावना है। तो मैं ये कह रहा हूं, ये बता रहा हूं कि प्रोफेसर गोल्डिंग ने समष्टि अर्थशास्त्र के लिए कहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें एक व्यक्ति की मात्राओं का, एक व्यक्ति इकाइयों का, अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं किया जाता है बल्कि इन मात्राओं के योग का अध्ययन किया जाता है। यहां भी लोचा है, मात्राओं का योग। अगर हमने मैथमेटिक्स पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है, और कुल और योग को हम जानते हैं तो आराम दे सकते हैं। एक ही व्यक्ति 2 रोटी खाता है, दूसरा व्यक्ति 4 रोटी खाता है, तीसरा व्यक्ति 3 रोटी खाता है और चौथा व्यक्ति 5 रोटी खाता है। यहां हम अगर एक व्यक्ति की बात करेंगे जो 2 रोटी खाता है तो ये समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन होगा। लेकिन हम लोग कुल की बात करें ना, प्रोफेसर गोल्डिंग का कहना है कि समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं किया जाता, अपितु इन मात्राओं के योग का अध्ययन किया जाता है। मात्राएं क्या है, रोटी की मात्रा, ये रोटी, ये व्यक्ति मान लेते हैं अपन जो रोटी खा रहे हैं। प्रोफेसर गोल्डिंग का कहना है कि अर्थशास्त्र यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का या व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं किया जाता है, समग्र मात्राओं का अध्ययन किया जाता है, कुल मात्राओं का। कुल मात्रा क्या रहेगी रोटी की, 2 और 4 6 और 3 9 और 5 14। अगर हम 14 रोटियों की बात कर रहे हैं या उनका अध्ययन कर रहे हैं तो हम सीधा सीधा क्या कर रहे हैं, समष्टि अर्थशास्त्र को जान रहे हैं या समष्टि अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं। अन्यथा हम लोग एक व्यक्ति की बात करते हैं तो रोटी खाता है। ये हो गई आपकी समष्टि अर्थशास्त्र की डेफिनेशन या उसका उल्लेख कि समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। चूंकि प्रश्न में हमारे साथ 2 चीजें पूछी गई है, आशय और विशेषताएं। लक्षण जो होते हैं किसी भी वस्तु के, किसी भी चीज के, किसी भी इंसान के या किसी भी कार्य के, वही विशेषता कहलाती है। अब हम लोग डेफिनेशन से निकाल सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता क्या हो सकती है। हमने देखा कि एक व्यक्ति, एक फर्म, एक समूह, इनका अध्ययन इसमें होता ही नहीं है, यानी इनके समग्र का अध्ययन होता है। एक विशेषता निकल गई, क्या निकली देखो गौर से, व्यापक दृष्टिकोण। समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो व्यापक दृष्टिकोण वाला होता है। कैसे होगा वो, देखो, समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय एवं विश्व स्तर की समस्याओं का हल ढूंढ जाता है। अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय स्तर और विश्व स्तर की समस्याओं का हल ढूंढा जाता है। हमसे हमारी समस्याओं का हल ढूंढा जाता है। लेकिन ये जो है क्या काम करता है,
राष्ट्रीय और विश्वव्यापी समस्याओं का हल ढूंढ लेता है। हम देखते हैं कि बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, ये तमाम जो चीजें हैं इनका हल कौन ढूंढेगा? आप, हम नहीं। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं हैं, इनका हल किसके अंदर ढूंढा जाएगा? समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। इसलिए इसको व्यापक दृष्टिकोण वाला अर्थशास्त्र कहा गया, अर्थात जिसमें संपूर्ण या समग्र का अध्ययन होता है। दूसरी विशेषता की बात करते हैं जो हमारे सामने, गतिशील अर्थव्यवस्था को महत्व देना। समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो उस अर्थव्यवस्था को महत्व देती है जो गतिशील है, गतिहीन को महत्व नहीं दिया जाता है, गतिशील को। गतिशील का मतलब होता है निरंतर, जो चलती रहती है। अब अर्थव्यवस्था जो चलती रहेगी उसको हम क्या कहेंगे? निरंतर, गतिशील है। अब अर्थव्यवस्था क्या चलती है? उसके पांव थोड़ी होते हैं क्या? पांव चलती है क्या अर्थव्यवस्था? जी हाँ, अर्थव्यवस्था बिल्कुल पांव से ही चलती है। अब वो पांव से कैसे चलेगी ये हम लोगों को सिद्ध करना पड़ेगा। ये जितने राइटर्स ने इसके बारे में बोल रखा है उनको पढ़ के हमको समझना पड़ेगा, तो पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान सुने। गतिशील अर्थव्यवस्था को महत्व दिया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में, ये इसकी विशेषता है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ध्यान सुनना। आप इन्वेस्ट कहां कर सकते हो? लॉस में करोगे क्या? आपको पता है कि यहां इन्वेस्ट करने से लॉस होगा, तो आप क्या वहां इन्वेस्ट करोगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अनपढ़ गंवार व्यक्ति भी वहां पर इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। और जहां प्रोग्रेस दिखता है, जहां बचत दिखती है, वहां हर कोई इन्वेस्ट करता है। अर्थात गतिशील। जिस देश की अर्थव्यवस्था गतिशील होती है उस देश की विकास दर आगे बढ़ती है। लेकिन बढ़ेगी कब? जब अर्थव्यवस्था गतिशील होगी। और समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता ये कहती है कि समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था जो होती है, गतिशील जो होती है, उस गतिशील अर्थव्यवस्था को समष्टि अर्थशास्त्र महत्व देता है। हमने अभी आप जाना है कि विश्व और राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं का हल किसमें ढूंढा जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में। और समष्टि अर्थशास्त्र कहाँ काम करेगी? जिसकी अर्थव्यवस्था गतिशील होगी, चलती रहेगी निरंतर, है ना। आपने उत्पादन किया, फिर वापस बताता हूं आपको मैं यहीं पे। आपने उत्पादन किया है, किसी देश ने उत्पादन किया, कितनी मात्रा में किया? मान लिया जाए पर मंथ का उसका टारगेट था, उस टारगेट का उसने उत्पादन कर लिया, लेकिन उसके बाद उत्पादन जारी एक बंद हो गया। अगर आपका उत्पादन बंद हो गया तो गतिशील नहीं है, और ऐसी स्थिति में समष्टि अर्थशास्त्र उसको महत्व नहीं देगा। कई कंपनीज, कई उद्योग, कई फर्म हम देखते हैं कि काफी समय से चले आ रहे हैं, उत्पादन किए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, उनका उत्पादन श्रेणी बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि वो गतिशील है, निरंतर चलते जा रहे हैं। इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र गतिशील अर्थव्यवस्था को महत्व देती है और वहीं पे लागू होती है। इसकी तीसरी व्यवस्था की बात करते हैं, विशेषता की, व्यापक विश्लेषण। मेरा यह मानना है कि आप में से अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट को विश्लेषण का अर्थ पता नहीं होगा। बस हम रट्टा मारने के हिसाब से विश्लेषण शब्दों को पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 11th में हमने जब समंकों की इकाइयां पढ़ी है, वहां एक अलग से टॉपिक पढ़ा था विश्लेषण का, और समंक की एक प्रोसेस है विश्लेषण। मैं वहां से इसका आपको अर्थ बता रहा हूं। व्यापक विश्लेषण, व्यापक का मतलब जानते हैं, बड़े पैमाने पर। विश्लेषण मतलब जांच करना, तुलना करना। जब तक हम लोग तुलना नहीं कर पाएंगे, जांच नहीं कर पाएंगे, तब तक हम चाहे कोई सा भी कार्य कर ले, हम उसमें सफल नहीं हो सकते। तो समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता ये कहती है कि इसमें व्यापक विश्लेषण होता है। आप अपना एनालाइज कर लें खुद का, आप कितना पढ़ रहे हैं, आप अपना विश्लेषण कर लें, आप कितना पढ़ रहे हैं, और जितना आप पढ़ रहे हैं क्या उससे सफलता मिलेगी आपको? एक कंपनी का मालिक जो वस्तु का उत्पादन करता है, उत्पादक है, वो वस्तुओं का उत्पादन करने के बाद संतुष्ट है क्या कि जो उत्पादन मैंने किया वस्तुओं का, ये मार्केट में जाएगी और मुझे प्रॉफिट होगा? जो ये कर लेता है वो उसका विश्लेषण कहलाता है। और व्यापक विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ समष्टि अर्थशास्त्र में होता है। ये इसकी सबसे अहम विशेषता कहलाएगी। अगली विशेषता की हम बात करते हैं इसकी, और वो है समूह हित को प्राथमिकता देना। समष्टि अर्थशास्त्र हमेशा समूह हित को प्राथमिकता देता है। अभी हाल हमने डेफिनेशन जानी थी, समझा उसको, मैं वहीं से एक शब्द लाता हूं, रिपीट करता हूं। समष्टि अर्थशास्त्र एक इकाई का अध्ययन नहीं करती है, बल्कि उन इकाइयों के समग्र या कुल का अध्ययन करती है।
समूह। प्रोफेसर गोल्डिंग ने कहा एक मात्रा, वस्तु की एक मात्रा का अध्ययन नहीं करते हुए मात्राओं के कुल योग का, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था रोटी का, 14 रोटी की बात कर रहे हैं हम, है ना, 14 रोटी की बात कर रहे हैं कि 2 रोटी की बात कर रहे हैं, ये क्या हो गया, समूह। मतलब समूहित को प्राथमिकता देना। समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो समूहित को प्राथमिकता देती है। कैसे देती है समझे। समष्टि अर्थशास्त्र का काम होता है बड़े पैमाने पर अध्ययन करना या व्यापक तौर पर इसका अध्ययन करना। अब समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति की अपेक्षा समूह को महत्व दिया गया। किसको दिया गया, समूह को। इस व्यक्ति को 2 रोटी, इस व्यक्ति की 2 रोटी को महत्व नहीं दिया गया, 4 व्यक्ति की 14 रोटी को महत्व दिया गया, मतलब समूहित को प्राथमिकता दी गई। क्लियर। आखिरी इसकी विशेषता है परस्पर निर्भरता। समष्टि अर्थशास्त्र जो है परस्पर निर्भर रहती है, या समष्टि अर्थशास्त्र परस्पर निर्भरता लाती है। कैसे लाएगी देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र में साम्य स्तर के परिवर्तनों का प्रभाव अन्य इकाइयों पर नहीं पड़ता। साम्य एक शब्द आया इसमें नया। साम्य का मतलब होता है बराबर, समतुल्य। समष्टि अर्थशास्त्र जो है वह परस्पर निर्भर करती है, ना कि उसके ऊपर इफेक्ट डालती है। अन्य इकाइयों पर या अन्य इकाइयों पर उसका असर नहीं पड़ेगा। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र इतनी समृद्ध होती है या इतनी संबद्ध होती है कि एक में परिवर्तन करने पर दूसरी में अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। ये बंदा 2 रोटी खाता था, इसको भूख तेज लग रही है, अब ये 3 रोटी खा रहा है, यहां अपने आप मात्रा बढ़ जाएगी। क्या हुआ, व्यष्टि अर्थशास्त्र सिर्फ और सिर्फ एक सूक्ष्म या छोटे रूप में अध्ययन करने का काम करती है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र व्यापक अध्ययन करती है। और व्यापक अध्ययन से तात्पर्य हमारा है राष्ट्रीय स्तर का अध्ययन, और वो किस क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में। तो प्यारे बच्चों 2 प्रश्न क्लियर हो गए आपके, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है और उसकी विशेषता क्या है। अगले वीडियो में मैं आपके अगले प्रश्नों को लेकर आता हूं, इसके लिए इंतजार करें। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू।